गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप वॉइस वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर होगा, तो उसका एक इनपुट दे देना आप लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में जो किया था थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम जीएसटी से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो इनकम पे लगता है, प्रोग्रेसिव नेचर का, इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी पे लगता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपके सिलेबस में है, पहला है जीएसटी एंड सेकंड कौन सा है, कस्टम्स। जीएसटी वाला जो पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज के सेशन से, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से नेचर का होता है, इट इज बिट ऑफ रिग्रेसिव। इट विल नॉट वी विल नॉट चेक द कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे टैक्सेस। जो भी गुड्स होगा उस पर जो टैक्स होगा वो क्या करना है, आपको पे करना है। बट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में कैसा होता है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपके टैक्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने ये कुछ बाइफर्केशन आपको लास्ट लेक्चर का बता देता हूँ कि जीएसटी आपके सिलेबस में कितने नंबर का आएगा, 80, ठीक है। 80 मार्क्स का जीएसटी होगा और 20 मार्क्स का क्या होगा, कस्टम्स। टोटल 17 चैप्टर है। कितने चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर हैं जीएसटी के अंदर, अलग अलग। फिर हमने डिस्कस ये किया था कि प्री जीएसटी एरा प्रॉब्लम बहुत सारी थी, अलग अलग टैक्सेस थे, एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड वैट, मेजरली जो आपके सिलेबस में उस टाइम पे इंटर में हुआ करता था। पर अभी जो जीएसटी में आने की वजह से अभी जो टैक्सेस हैं वो एक ही है, कौन सा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी क्या होता है कि लाइक गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें तो जीएसटी बनाने से पहले बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे। क्या डिस्प्यूट्स हुए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब स्टेट गवर्नमेंट से बात की कि अभी हम एक ही टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, जीएसटी, तो काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम जीएसटी में कवर तो होंगे बट कुछ ऐसे गुड्स है जिसपे हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे वो मैंने कल के सेशन में बताया था कि पेट्रोल होता है, एटीएफ होता है, डीजल होता है, लीकर का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उन सब पे जीएसटी लगता नहीं है अभी तक। उसके ऊपर स्टेट का ही क्या है, जो पुराना स्ट्रक्चर है वही लगता आ रहा है, पहले से जो लग रहा था अभी तक वही लग रहा है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा था, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम जीएसटी में तो आएंगे बट इन 5 चीजों को छोड़कर। फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड बताया था, ठीक है। वो क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, मैंने 2 आर्टिकल आपको बताए थे। ये फाइल आप सब लोगों को चाहिए तो मिल जाएगा, ये अवेलेबल है, ठीक है ना। ग्रुप में भी शेयर होता है, प्लस इंडिविजुअली जो ग्रुप में नहीं है उनको चाहिए तो ये फाइल मिल जाएगा फॉर योर रेफरेंस। तो आप संभाल के रखना, जब आपको रिवीजन करना हो तो काम आएगा। आर्टिकल नंबर 265, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 265 में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी टैक्सेस अगर आपको चार्ज करना है तो वो आप विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ चार्ज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को सपना आया और वो लोग चेंज कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। वो मैं आज थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ दूंगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 246 एंड 246 ए, तो 246 एंड 246 ए में क्या अंतर क्या है। जीएसटी से पहले क्या था बताए दोस्तों, या तो स्टेट टैक्स लेता था या सेंट्रल लेता था, यस। या तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगा या तो कौन टैक्स लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जीएसटी में आने से अभी कौन सा टैक्सेस वो लोग लेते हैं, ड्यूल टैक्सेस। ड्यूल मतलब क्या, दोनों गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लेते हैं। तो ड्यूल वाला उन्होंने कौन सा आर्टिकल बना दिया, 246। तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आएगा, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि जीएसटी का कौन सा आर्टिकल नंबर है जिसमें वो लोग टैक्सेस चार्ज करते हैं, तो आर्टिकल 246 ए। समझ आ गया, ठीक है। फिर मैंने ना आपको कुछ चैप्टर्स थे उसका मैंने ब्रीफ आपको दिया था कि हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो होगा जीएसटी का इंट्रोडक्शन। फिर हम इमीडिएटली किसमें चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन मतलब किन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।
ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों जिसमें कुछ केसेस में जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंपलसरी नहीं होता, बट एक लेवल का टर्नओवर आप रीच कर लेते हो उसके बाद। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जीएसटी का नंबर कंपलसरी देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप गुड्स अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हो, या फिर आप एनआरटीपी हो, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल, तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बाद में देखेंगे। फिर मैंने ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड क्या बताया था, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। फिर मैंने वो बताने से पहले आपको बताया था कि सप्लाई दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब क्या होता है, स्टेट के अंदर अंदर। इंटर स्टेट मतलब स्टेट से बाहर जाके आप सप्लाई करें। जैसे बाहर गुजरात से नहीं है, बाहर मान लीजिए कि कर्नाटका से, तो गुजरात से कर्नाटका गुड्स जाएगा, मतलब ये कौन सा सप्लाई होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्यों ऐसा, वो थोड़ी देर में आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया, 4-5 लेक्चर के बाद थोड़ा आपका लिंक अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके, नाउ कल मैंने ये बताया था कि जो जीएसटी है वो कौन सा टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बताओ। जीएसटी जो है वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन? तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सा टैक्स है दोस्तों, डेस्टिनेशन। मतलब जहां पे उस गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वो गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगी, एंजॉय करेगी। ठीक है, उसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। ओके, नाउ थोड़ा ध्यान रखना, आज भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल भी नहीं पड़ेगी, चौथे लेक्चर से जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो पहले 3 लेक्चर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं क्या बातें करता हूँ, समझ रहे हो। जीएसटी कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन टैक्स। ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब क्या होता है, जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जहां पे सप्लाई का क्या होगा दोस्तों, जहां पे सप्लाई का क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। जहां पे सप्लाई का क्या होगा, डेस्टिनेशन, या डेस्टिनी भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, तो जहां पे सप्लाई का डेस्टिनेशन होगा वो स्टेट क्या करेगा, वो स्टेट टैक्स आखिर में क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बैठा ही है, बोले हम कहाँ जा रहे हैं, पूरा देश हमारा है, स्टेट तो तुम्हारा है ना, तो तुम देख लो कि कौन से स्टेट में डेस्टिनेशन हुआ है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी 50% किसके पास जाता है, जीएसटी 50% किसके पास जाता है दोस्तों, तो 50% जाता है स्टेट के पास, और 50% किसके पास जाता है, स्टेट। पर दिक्कत क्या हो जाती है, क्वेश्चन ये होता है कि कौन से स्टेट के पास जाएगा, वो भी तो पता होना चाहिए ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन से स्टेट के पास जाएगा वो भी तो पता होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था एक कौन सा सप्लाई होता है, एक कौन सा होता है इंट्रा स्टेट, और एक कौन सा होता है इंटर स्टेट। ये 2 सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, ये सम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना सुनते। यहाँ पे मान लो कि मिस्टर एक्स है, जो कौन से सप्लायर है, गुड्स के सप्लायर, और वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है दोस्तों, गुजरात। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, गुजरात में रजिस्टर्ड है। भाई मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए का एक गुड्स, कितने का गुड्स, 10 लाख रुपए का गुड्स। ठीक है, मतलब मान लो ये मिस्टर एक्स है कहाँ पे, कौन सी सिटी में, अहमदाबाद। मिस्टर एक्स ने गुड्स मिस्टर वाई को बेचा है। ठीक है, मिस्टर वाई कहाँ से है, कहाँ से है, राजकोट से। कहाँ से है, राजकोट। और ये मिस्टर वाई ये गुड्स को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। 10 लाख रुपए के गुड्स है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है। कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, 18। मतलब इनवॉइस कितने का रेज होगा, 11,80,000 का विद जीएसटी वाला। उसमें ये 18% जीएसटी तो है, बट इसमें 90,000 क्या होगा, सी जीएसटी।
एंड 90,000 क्या होगा एज जीएसटी। ये दो टैक्सेस इस तरह से होंगे। मतलब बिल में क्या लिखा आएगा, 18% IGST लिखा आएगा कि 9% CGST एंड 9% SGST। मतलब 9% SGST जो है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास आएगा, गुजरात के पास, क्योंकि सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या है, गुजरात ही है। समझ आ रहा है ना, सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या है, गुजरात। मतलब ये मिस्टर वाई जो है ना, वो एंड यूजर नहीं है, वो एंड यूजर नहीं है। ये गुड्स आगे जाएगा किसी और के पास। मतलब सप्लाई चेन अभी खत्म नहीं हुआ है, सप्लाई चल ही रहा है। तो मान लो कि मिस्टर वाई ने यही गुड्स आगे एक कंपनी जेड लिमिटेड को बेचा, जो कंपनी कहाँ पे बैठी हुई है, कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ये तो सप्लाई खत्म ही नहीं हो रहा है, चले ही जा रहा है ना। जैसे एक प्रोडक्ट होता है उसकी साइकिल कैसे होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर अपने पास आता है। तो उसका पूरा एक क्या होता है, सप्लाई चेन होता है ना। तभी हुआ क्या, मान लो जेड लिमिटेड दिल्ली का है, तो मिस्टर वाई ने यही गुड्स 15 लाख में बेच दिए, प्लस 18% GST एक्स्ट्रा। मतलब GST 18% लगेगा अलग से। चेंज तो होगा नहीं ना, गुड्स का नेचर तो वही का वही है, हाँ है ना। तो 18% GST लगेगा। मतलब इस पे कितना GST लगेगा, 2,70,000। और कौन सा लगेगा, CS लगेगा या I लगेगा। तो ये 2,70,000 पूरा का पूरा क्या लगेगा, IGST। समझ रहे हो दोस्त। तो इस केस में गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है, इस केस में गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है दोस्तों, दिल्ली है ना। तो टैक्स किसके पास चले जाना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। बट वो कैसे जाएगा, उड़ के जाएगा। उसके लिए एक सिस्टम हमें बनानी पड़ेगी ना। तो अभी पहले तो ये समझो कि गुड्स कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ, अहमदाबाद से, फिर गया कहाँ, राजकोट, फिर राजकोट से कहाँ गया, दिल्ली। ऐसे गुड्स सप्लाई जा रहा है इस तरह से। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि टोटल टैक्स लास्ट में कितना है, 2,70,000। ये GST टोटल आपका क्या आया, टैक्स आया। बट 2,70,000 में से 1,80,000 तो आपने पहले ही पे कर दिए ना इसमें, कि 270 प्लस 180 दो। ये 15 लाख रुपए जो वैल्यू है, ये 15 लाख में से ऐसी एक वैल्यू है ना जिसपे आपने पहले टैक्स दे दिया था। अभी टैक्स में बेचू तब दूं या खरीदू तब दूं, टैक्स तो टैक्स ही होता है ना, कि अलग होता है। टैक्स में बेचू तब दो या खरीदू तब दो, टैक्स तो मैं पे कर ही रहा हूँ। जैसे ही मान लो कि ये 270 भी मिस्टर वाई देगा और ये 180 भी तो मिस्टर वाई दे रहा है ना। तो अभी ये जो 270 होगा दोस्तों, ये 270 उसमें से जो पहले आपने पे किया होगा ना, कितना पहले आपने पे किया था 180, वो माइनस हो जाएगा। तो आपको और कितना देना है, 90,000। ये 180 का जो मैंने माइनस किया, इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहा जाता है, तो आप समझो इनपुट टैक्स राइट, मतलब समझो इनपुट है मेरा, उस पर टैक्स पे किया है, वो मेरा क्रेडिट है। तो मैंने गुड्स खरीदा, वो मेरा इनपुट हो गया ना। तो गुड्स खरीद के फिर किसी और को दिया, तो गुड्स खरीद के किसी और को दिया, तो खुद गुड्स खरीदना मतलब मेरा इनपुट होगा। उस पर जो टैक्स पे किया वो मेरा क्रेडिट होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में लोग क्या बुलाते हैं, ITC। सबसे बड़ा चैप्टर GST का, और सबसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल? तो जो टैक्स आप सप्लाई पे करने वाले हो, बट सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल तो लाना पड़ता है ना कहीं से। लाइक इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा ना, क्या आसमान से टपकेगा। रॉ मटेरियल लाएंगे, कुछ सर्विसेज लेंगे, सबको मिक्स करके फिर गुड्स बनेंगे, फिर बेचेंगे। तो गुड्स को बेचने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं उसके ऊपर भी मैंने GST पे किया होगा, उसकी क्रेडिट जब मिलती है तो उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल, क्लियर हो रहा है। तो इस केस में दोस्तों लगेगा कौन सा टैक्स, ये जो मिस्टर राजकोट से दिल्ली वाला जो ट्रांसफर हुआ है, इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। तो अभी क्या होगा, IGST आप लगाओगे तो IGST कितना लगा, 2,70,000।
तो गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है, मतलब सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली, यस और नो। तो कुछ ऐसा हिसाब जोड़ सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 1,35,000, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 1,35,000। ये हिसाब होगा कि नहीं, अग्री करते हो या नहीं। 2,70,000 तो IGST लगा, बट 135 किसके पास जाएगा, दिल्ली के पास, एंड 135 सेंट्रल के पास है। बट ये 1,35,000 में से 90,000 तो कौन लेके बैठा है दोस्तों, पहले वाले सप्लाई में कौन सा गवर्नमेंट लेके बैठा है, गुजरात गवर्नमेंट, हाँ या ना। ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो पूछना, 5 बार बताऊं, बट ये बेसिक है, ये क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। तो अभी जब मिस्टर वाई अपना GST रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो मिस्टर वाई जब अपना GST रिटर्न फाइल करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि उनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, आउटपुट मतलब समझ आ रहा है, जो मैंने आउट किया, तो उनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, IGST कितना है, 2,70,000। बट उन्होंने वो जो आउट करने के लिए जो इन किया था, मतलब गुड्स बेचने के लिए जब गुड्स खरीदा था, उस टाइम पे आपने कितना टैक्स पे किया था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ध्यान से समझना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST का भी था और किसका था, SGST। अभी ये SGST कौन सी गवर्नमेंट के पास पड़ा है, गुजरात। तो मैं यहाँ से 90,000 माइनस करूंगा और यहाँ से मैं 90,000 माइनस करूंगा, तो अभी मैं इफेक्टिवली अभी कितना पे करूंगा, अभी मैं इफेक्टिवली कितना पे करूंगा, 90,000। तो ये 90,000 में से 50% कौन लेके जाएगा, सेंट्रल, एंड 50% दिल्ली। तो ये 45 हो गया, अग्री करते हो। सेंट्रल के पास, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल के पास तो पहले भी 90,000 आ गया था, तो इसका तो 135 का हिसाब टैली हो गया ना। बट दिल्ली गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोला मेरा 90,000 का है, मेरा 90,000 कहाँ है, तो वो किसके पास पड़ा है, कौन सी गवर्नमेंट के पास पड़ा है, गुजरात गवर्नमेंट। तो अभी ये गुजरात गवर्नमेंट का पैसा 90,000 जो था, तो ये गुजरात गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचेगा, तो गुजरात से दिल्ली दोनों आपस में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये आपस में बात करेंगे, बातें कम करेंगे, झगड़ा ज्यादा करेंगे। तो एक काम करते हैं, इनको ऑपरेट नहीं करने देते, एक इंटीग्रेटेड टैक्स बना देते कॉल्ड IGST। क्या बना देते हैं, IGST। और IGST का पैसा आता है पहले सेंट्रल के पास, बाद में वो लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 90,000 ये 270 किसके पास गया होगा, ये 270 किसके पास गया होगा, पूरा सेंट्रल के पास गया होगा। फिर 270 में से 1,35,000 वो अपना निकाल लेगा, और 1,35,000 में से बाकी वो जो स्टेट को देना पड़ेगा ना, वो 135 में से क्या बोलेगा, देख 90 आया, उसमें से 45 दे देता हूँ अभी तुझे, बाकी का 90 किसके पास से आएगा, जिसने वो क्रेडिट यूटिलाइज किया था। तो किसका क्रेडिट यूटिलाइज किया, SGST का क्रेडिट यूटिलाइज किया ना, तो 90,000 हम उससे मांगे। तो ये हो गया ना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप देखो गुड्स का ओरिजिन कहाँ से था, अहमदाबाद से, पर डेस्टिनेशन उसका क्या था, दिल्ली। तो अहमदाबाद से गुड्स दिल्ली गया, तो सारा टैक्स का कलेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो जो टैक्स गुजरात में पे हुआ है वो सारा किसके पास चला जाएगा, दिल्ली के पास चला जाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान है, जैसे ये मैं देखो वापिस समझाता हूँ। गुड्स पहले किसके पास था, अहमदाबाद से राजकोट गया, तो इनिशियली क्या था, टैक्स गुजरात ने ले लिया, क्योंकि वो कौन सा टैक्स था, इंट्रा स्टेट वाला। फिर बाद में वही गुड्स या कोई और गुड्स, जो भी गुड्स है, वो हमने आगे किसी दिल्ली वाले पर्सन को सप्लाई किए। तो जब दिल्ली वाले पर्सन को हमने जब सप्लाई किए, तो वो जो टैक्स हमने पहले पे किया था वो हमने यूज कर लिया। तो अभी अभी देखो वो इफेक्टिवली तो कितना पे कर रहा है, 90। तो 90 में से 45 दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा और 45 किसको मिलेगा, सेंट्रल को। तो सेंट्रल तो पहले से 90,000, सॉरी सेंट्रल तो पहले से ही 90 प्लस 45, मतलब उसका तो 135 का हिसाब टैली हो गया ना। बट ये जो दिल्ली गवर्नमेंट को 90,000 और मिलना चाहिए था, वो कहाँ से आएगा उसके पास, गुजरात गवर्नमेंट। पर गुजरात गवर्नमेंट से दिल्ली वाला डायरेक्ट बात करेगा कि एक पोर्टल के थ्रू सब होगा, पोर्टल के थ्रू। GST वाले गुजरात गवर्नमेंट से क्या करेंगे, 90,000 मांग लेंगे, और दिल्ली वाले GST नंबर पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज हाउ द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वर्क्स।
अभी कोई गुड्स तमिलनाडु से निकला है, तमिलनाडु से कर्नाटक में सप्लायर बैठा था, फिर सप्लायर से मान लो कि महाराष्ट्र आया, फिर महाराष्ट्र से एंड यूजर राजस्थान में बैठा है, तो क्या होगा? गुड्स तमिलनाडु से निकला, कर्नाटक में आया, तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। फिर क्या हुआ बताए? कर्नाटका में आया, फिर कर्नाटका से कर्नाटका में एक इंट्रा स्टेट हो गया, तो टैक्स किसके पास चला गया होगा? स्टेट के पास। फिर बाद में कर्नाटक से निकला, महाराष्ट्र में गया, तो IGST लगा होगा। तो आप समझ रहे हो IGST क्यों लगाया उसने? ताकि जो टैक्स इंट्रा स्टेट में कलेक्ट हो चुका है वो हम वापस से क्या करेंगे, उसको रिकवर कर सके। दैट इज द रीजन वाई कि उन्होंने क्या लगाया, IGST लगाया। ठीक है ना? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये सिस्टम समझ में आ जाएगा। बट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब होता है, आपको समझ में आया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलने से ही नहीं हो जाता, तो आपको उस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स जिसका वहां पे डेस्टिनेशन हुआ है। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा डेस्टिनेशन है? तो वो तो सप्लाई जहाँ पे एंड होगा वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी ना। तो उसके लिए जितना जितना टैक्स पहले आप कलेक्ट कर चुके हो वो सारा उन सब से पैसा मांगना पड़ेगा। पूरा का पूरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टैली होता है। कोई भी मैन्युअल टैलिंग वो लोग करते हैं नहीं। ये जो सारा मैं टैली कर रहा हूँ ना, ये सारा टैली कैसे होता है? AI के थ्रू होता है। कोई भी ह्यूमन इसका टैली करेगा नहीं। सब सॉफ्टवेयर से ही क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत होती नहीं। हाँ, बट एकेडमिक के एंगल से तो पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या हम कर रहे हैं। आपको ये समझना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मुझे समझाना। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या? गुड्स बेचने के लिए गुड्स कहीं से तो खरीदना पड़ेगा ना। तो जब आपने गुड्स खरीदा होगा तो कोई ना कोई तो सप्लाई कर ही रहा होगा, तो उसपे तो गवर्नमेंट के पास पहले टैक्स आ गया ना। तो जितना टैक्स पहले आ गया वो हम आपको बाद में जब आप उस गुड्स को बेचोगे तब हम आपको उसको क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। दैट सिंपल। और या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर क्या लगाएंगे हम लोग टैक्स। जैसे देखो पहले कितने पे टैक्स लगा? पहले 10 लाख पे टैक्स लगा, फिर गुड्स 15 लाख में, तो वैल्यू एडिशन कितना होगा? तो 5 लाख का एग्जैक्ट 18% करोगे तो 90,000 ही आएगा। हो गया ना? 90,000 आ रहा था हमारा आंसर में। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये ध्यान रहे। उनका डाउट ऐसा है कि सर गुजरात गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स ही नहीं रहेगा। हाँ, वो तो जो गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वहां पे टैक्स क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। अभी गुजरात में भी तो कुछ गुड्स के डेस्टिनेशन होंगे ही ना। आए समझ में? जैसे इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री में भी वो लोग तो बाय करेंगे ना गुड्स। तो गुड्स का डेस्टिनेशन गुजरात होगा तो गुजरात गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगा? ये मान लो गुड्स हैदराबाद से आया गुजरात, तो टैक्स किसके पास होगा? गुड्स आया कहाँ से? हैदराबाद से गुजरात, तो टैक्स किसके पास होगा? हैदराबाद मतलब जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसके पास होगा ना। तभी तेलंगाना वाला पर्सन गुजरात में अहमदाबाद में जो बैठा है उसके लिए कौन सा बिल रेज करेगा? CGST SGST वाला या IGST वाला? IGST। तो जैसे ही IGST वाला बिल रेज होगा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट से पैसा मांगने बोले दे दूंगा। और मांगने की जरूरत नहीं होती, उनके बैलेंस में से क्या करना होता है, उड़ाना ही होता है। कि मांगने जाओगे, मांगने नहीं होता, बैलेंस पड़ा होता है, उसी में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। वो उसको यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पर वो ITC चैप्टर आएगा तब आइडिया आएगा कि कैसे यूटिलाइजेशन होता है। डन। और कोई डाउट हो तो पूछ लो ऑनलाइन वाले बच्चों। क्या जेड को? ने वो 15 लाख का परचेज किया तो जेड को टैक्स मिला, वो बेचे तो जेड पे करेगा ना मिस्टर वाई को। जेड लिमिटेड ने बाय किया तो जेड लिमिटेड किसको टैक्स का पेमेंट करेगा? वाई को देगा ना। 15 लाख प्लस GST देना, तो वो कितना पेमेंट करेगा? 15 लाख का कि 17,70,000? 17,70,000। समझ आ रहा है? ठीक है, इसको ध्यान रखें। अभी देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जो गुड्स होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? मैन्युफैक्चरर्स। फिर वो किसके पास जाएगा? मैं नॉर्मल साइकिल की बात कर रहा हूँ, फिर उसको जहाँ जाना है हो जाए। मैन्युफैक्चरर, फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए वो कहाँ जाएगा?
किसके पास जाएगा? होलसेलर। होलसेलर से होते हुए फिर वो कहाँ जाएगा? रिटेलर की तरफ जाएगा। एंड रिटेल से होते हुए वो कहाँ जाएगा? एंड यूजर। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। मैन्युफैक्चरर से निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से एंड यूजर। तो बताओ टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? एंड यूजर पे। ये सारे तो है ना, ये सारे B2B ट्रांजेक्शन है। जैसे मैं इसकी बात करूं, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? B2B। B2B मतलब सर तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है B2B एंड एक कौन सा होगा? B2C। B2B का मतलब क्या होता है कि जो बेचने वाला है वो भी GST में रजिस्टर्ड है और खरीदने वाला है वो भी GST में रजिस्टर्ड है। B2C का मतलब जो बेचने वाला है वो तो रजिस्टर्ड है, बट जो खरीदने वाला है वो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे तुम लोग मान लो कि कोई सामान लेने के लिए गए, तो जो गुड्स बेचने वाला है वो तो रजिस्टर्ड है GST, बट तुम हो नहीं। तो इसको कौन सा ट्रांजेक्शन कहा जाएगा? B2C ट्रांजेक्शन। बट मान लो यू आर एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट और आपने कुछ गुड्स बाय किए हैं, तो जो गुड्स बेचने वाला होगा, अरे 5 करोड़ की गुड्स बाय की, कितने? 5 CR। तो जो 5 CR के गुड्स आप बाय करोगे, जो बेचने वाला होगा उसके पास तो नंबर होगा ना, कि नहीं होगा? 40 लाख से ऊपर जाते ही नंबर लेना पड़ता है। समझ आ रहा है दोस्तों में क्या? तो इसमें में B2B होगा, तो B2B में क्या भी क्या लगेगा दोस्तों? टैक्स तो लगेगा, B2C में भी लगेगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ITC होता है ना, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सिर्फ और सिर्फ किन कौन से ट्रांजेक्शन में मिलता है? B2C में नहीं मिलता। क्यों? कैसे पता चलेगा कि बायर ने GST पे किया है? तो उसके लिए हमारे पास कोई GST का रेफरेंस नंबर तो होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो वो अभी थोड़ी देर में समझना है। तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स गया, कितने के गुड्स हैं? 40 लाख। ठीक है, तो 40 लाख रुपए के गुड्स हैं, ध्यान देना सब लोग। उसके ऊपर कितना % GST है? 18% IGST या 18% GST रखते हैं, IGST अभी जाने देते हैं। 18% क्या है? GST। तो कितना टैक्स आया गवर्नमेंट के पास? 7,20,000। बट अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैन्युफैक्चरर ने 40 लाख रुपए का गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहीं और से बाय किया हो। अग्री करते हो या नहीं? ध्यान देना सब लोग, रॉ मटेरियल कहीं और से लिया हो। उसने 20 लाख का रॉ मटेरियल लिया था, कितने का? 20 लाख। उसके ऊपर उसने मान लीजिए कि 18% GST उसने भी पे किया था, तो मतलब ऑलरेडी कितना GST वो दे चुका है? 3,60,000। फिर 2 लाख रुपए का उसने कंसल्टिंग सर्विस भी लिया था। क्या लिया था? कंसल्ट किया था, ठीक है ना, कंसल्टेशन लिया था, मतलब सर्विस लिख देता हूँ मैं इधर। 2 लाख का सर्विस भी लिया, मतलब 2 लाख के सर्विस के ऊपर 18% GST और उसने पे रखा है, मतलब कितना टैक्स पे किया उसने? 36। मतलब इधर कितना दिया? 360 और इधर कितना दिया? 36। मतलब टोटल अभी तक कितना टैक्स दिया? मतलब ये जो 40 लाख रुपए का जो गुड्स बेचा ना, उसके लिए क्या पापड़ बेले हमने? 20 लाख का रॉ मटेरियल लिया, 2 लाख का क्या लिया? सर्विस लिया। मतलब अभी तक इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने कितना टैक्स दे दिया है? 3,96,000 तो टैक्स मैंने दे दिया है। और आप अभी 7-20 और मांगोगे तो कैसे होगा यार? क्योंकि ये 40 लाख रुपए की वैल्यू के अंदर तो ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होगी ना। मैन्युफैक्चरर तो सब जोड़ के बेचेगा ना। और इसमें एक बात तो मैंने बताई नहीं, जो मैं बाद में बताऊंगा, कि गुड्स बनाने के लिए मशीनरी भी तो लिया होगा। अभी वो मशीनरी होगा, एयर कंडीशनर होगा, अदर चीजें होगी जो आपके लिए क्या है? असेट्स है। उसमें भी तो GST दिया होगा। मान लो ये हम मान लो सर्विस के लिए हम ये एयर कंडीशनर यूज करें, तो ये एयर कंडीशनर बाय किया होगा, तब इस पे GST तो लगेगा कि नहीं? तो इसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसकी भी क्रेडिट मिलेगी। तो उसका मैं अभी नहीं बताता हूँ, पर ये 7,20,000 में से 3,96,000 माइनस हो जाएंगे, तो कितना GST और देना है आपको?
माइनस करके बताओ। 4 लाख, सॉरी 3,24,000। तो 3,24,000 ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी थी कितनी बताएं? ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपकी क्या है? असेट। तो आपकी इफेक्टिव लायबिलिटी कितनी हो गई? 3,24,000। समझ रहे हो? ठीक है, अभी आप समझना, गुड्स किसके पास गया? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने वही गुड्स आगे होलसेलर को कितने में बेचा? कितने में बेचा? 50 लाख। तो 50 लाख होगा तो कितना परसेंट जीएसटी? 18%। तो यहाँ पे जीएसटी लायबिलिटी कितना होगा? जीएसटी लायबिलिटी कितना होगा? 9 लाख। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या 9 लाख रुपए दे देगा? डिस्ट्रीब्यूटर 9 लाख रुपए जीएसटी पे करेगा। वो क्या बोलेगा, देखो मैंने ऑलरेडी ये जो गुड्स खरीदा था 40 लाख का, उस पर मैंने जीएसटी दे दिया पहले। कितना दिया मैंने? मैंने इधर कितना दे दिया? 7,20,000। तो मैं अभी और कितना दूंगा? 1,80,000। समझ में आ रहा है? जो गुड्स खरीद रहे हो उसकी क्रेडिट आपको सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन में या सब्सिक्वेंट सप्लाई में आपको उसका क्या मिल जाता है? एडजस्टमेंट हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर बाद में होलसेलर से किसके पास गया? रिटेलर के पास। तो होलसेलर से जब रिटेलर के पास गया तो होलसेलर ने अपना मार्जिन जोड़ के उसको कितने का कर दिया? 55 लाख का कर दिया। तो 55 लाख का हुआ तो 55 लाख के ऊपर अभी कितना परसेंट जीएसटी आएगा? 18। कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे पता है? सीधा 5 लाख का 18%, तो सीधा लायबिलिटी मिल जाएगा आपको। तो 55 लाख का करो तो 18% कितना होता है? 9,90,000। तो अभी होलसेलर क्या 9,90,000 देगा? अभी यार हर बार तुम ग्रॉस का मांगोगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तुम पहले 50 लाख पे टैक्स लेके बैठे हो ना, तो जो टैक्स लेके बैठे हो उसका एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट सप्लाई में करने देना पड़ेगा ना। तुमने ही तो बोला डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो सप्लाई जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक जो टैक्सेस आप पे करते हुए और जितनी भी बार सप्लाई हुआ है तो उसके अंदर आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इधर कितना क्रेडिट मिलेगा? 9 लाख। तो आपको और कितना देना है? 90,000। फिर बाद में एंड रिटेलर से किसके पास गया? एंड यूजर के पास। तो उसने 65 लाख में बेचा। तो 65 लाख में बेचा, इसका मतलब 65 लाख का 18% करोगे कितना होगा? 10,90,000। ज्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? 11 लाख। इसमें से माइनस क्या करेंगे? आईटीसी कितना होगा? 9,90,000, क्योंकि रिटेलर ने उतना टैक्स पहले दे दिया। तो और कितना देना पड़ेगा? 1 लाख। तो आखिर में कितना टैक्स है? आखिर में देखो कितना टैक्स है उसके पास। आखिर में ये टैक्स आना चाहिए। आखिर में इतना टैक्स सरकार के पास जाना चाहिए। तो आप इन सब का टोटल करोगे ना, देखो 3,24,000, सॉरी हाँ, आखिर में कितना टैक्स आना चाहिए? 11,70,000। तो आप इन सब का टोटल करोगे ना, देखो 3,96,000 पहले दिया, 3,96,000 मैन्युफैक्चरर ने दिया ना पहले जब सामान खरीदा था, फिर 3,24,000 मैन्युफैक्चरर ने और दिया, फिर बाद में इधर कितना मिला? 180 मिला, फिर इधर कितना मिला? 90, फिर इधर कितना मिला? 180। तो टोटल आपका लास्ट में कितना टैली होना चाहिए? 11 लाख। तो हो गया ना। जब तक गुड्स का डेस्टिनेशन नहीं हुआ, जितनी भी बार सप्लाई हुआ, हम टैक्स लेते ही गए, टैक्स लेते ही गए। बट एक बात ध्यान रखना कि जब आप सेकेंड टाइम टैक्स मांगते हो उसी गुड्स के ऊपर, तो जो टैक्स उन्होंने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है उसका आपको एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ आ गया सबको? ठीक है, सो ये ध्यान रखना। तो ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो हमें जीएसटी का इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें करना है 3 चीजें। एक तो किसका डेफिनेशन? सप्लाई। फिर किसका डेफिनेशन? गुड्स। एंड आखिर में किसका डेफिनेशन? सर्विसेज। तो सप्लाई की डेफिनेशन करनी है सबसे पहले, जो सबसे लंबी डेफिनेशन है जीएसटी के लॉ के अंदर।
ठीक है। ना व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, वो हमें समझना है। 2 या 3 सेशन हमें चाहिए होंगे टू कंप्लीट होल सप्लाई। ठीक है। तो अभी आपको कौन से लॉ पढ़ने हैं, मतलब जीएसटी में अलग अलग एक्ट है। जैसे क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। एक तो है दोस्तों कौन सा एक्ट, CGST एक्ट। एक है कौन सा, SGST, या तो UTGST एक्ट। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं, सॉरी कुछ जगह ऐसी हैं इंडिया में जो स्टेट नहीं है बट यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे SGST नहीं लगता, वहां पे कौन सा लगता है, UTGST। जैसे दमन में आप जाओगे या दीव में जाओगे तो बिलो का उस पर क्या लिखाएगा, C&S नहीं होगा उसमें, उसमें CNUT होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूनियन टेरिटरी। बट या तो S होगा या तो क्या होगा, UT होगा, के तीनों होगा। इंटरचेंज होगा ना, या तो स्टेट होगा या तो क्या होगा, यूनियन टेरिटरी। बट दोस्तों कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास खुद की असेंबली है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल है। कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास खुद की क्या है, असेंबली। मतलब क्या होता है, जैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज में, मैं 2 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में जिनके पास खुद की क्या है, असेंबली। एक है दिल्ली एंड एक है पुडुचेरी। उनके पास खुद का क्या है, असेंबली। जैसे स्टेट होता है ना, उसका खुद का असेंबली होता है। असेंबली मतलब विधानसभा। तो उनके पास पावर्स बहुत सारे होते हैं। बट यूनियन टेरिटरीज के पास खुद का असेंबली होता नहीं है। ठीक है। वहां पे कौन अपॉइंटेड होता है, LG, मतलब या तो गवर्नर होता है उस टेरिटरी का। बट कुछ यूनियन टेरिटरीज इंडिया की हैं जिसमें असेंबली है। तो असेंबली मतलब इलेक्शन भी होता है वहां पे। जैसे दिल्ली में इलेक्शन होता है ना, केजरीवाल जी हैं वहां पे। पौंडीचेरी है तो वहां पे भी इलेक्शन होता है। हाँ, बट वो क्या होता है पता है, यूनियन टेरिटरीज विथ असेंबली उसके पास पावर कम होता है, नॉर्मल स्टेट जैसे पावर नहीं होती। जैसे गुजरात गवर्नमेंट के पास असेंबली है तो गुजरात गवर्नमेंट के अपने एक्सक्लूसिव पावर्स, जैसे वो पुलिस वाले सब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को रिपोर्ट करेंगे। अभी दिल्ली में जो मतलब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट विथ असेंबली, तो वहां पे नॉर्मल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से पावर ज्यादा होता है, बट स्टेट से क्या होता है, कम होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली। तो यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली के पास यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली से पावर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। बट एक्सक्लूसिव स्टेट से तो क्या होता है, कम होता है। बीच का मीडिएटर में बोल रहा हूँ। जैसे दिल्ली में कैसा है कि मान लो दिल्ली पुलिस जो है ना, वो केजरीवाल जी को रिपोर्ट नहीं करते, वो सीधा करते हैं अमित शाह को, होम मिनिस्टर। तो दिल पे लगेगा ना। हमारा पुलिस है, दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करता, रिपोर्ट किसको करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप देखना, कभी भी आप देखना, वो जो चीफ मिनिस्टर वहां के हैं ना, वो कभी भी दिल्ली पुलिस से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। समझ में आया ना, सुनते ही नहीं है ना हमारी बात। हम जो बोलते हैं उससे पूरा अलग ही करना है। 2-3 बार तो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके मिनिस्टर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो पुलिस वाले भी बोलते, बोले बदतमीजी करोगे तो जेल में तो डालना ही पड़ेगा ना। अरे समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। पौंडीचेरी में तो ऐसा नहीं होता, क्यों दिल्ली में ही ऐसा होता है? क्योंकि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि नहीं हम दिल्ली में बैठे हैं, मतलब हम सत्ता चलाएंगे यहाँ से पूरे इंडिया का। समझ में आया, पूरा साम्राज्य हमारा होगा। चलो वो सब बात की बात है। तभी यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली होगा, उसके पास पावर्स क्या होते हैं, नॉर्मल स्टेट से कम होते हैं। जैसे पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुनते, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ केयर को डेवलप कर सकते हैं, बस इतना ही वो लोग कर। तो आप देखना केजरीवाल जी का जो मेन उनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि हमने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, दिल्ली का हेल्थ केयर देख लो, क्योंकि वो 2 ही सेक्टर उनके अंडर में आते हैं। समझ में। बाकी की बात नहीं करेंगे, बोले बाकी का विकास नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसका विकास कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है। देखा ना आपने, कभी देखा होगा शायद। ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं आया हूँ, बट जो मैं वो बात कर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली के अंदर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, बट वहां पे UTGST नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, SGST। तो समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ। फिर बाद में मान लो मैंने बोला कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, फिर वहां पे मान लो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ होगा, तो कौन सा बिल में क्या लिखा आएगा, C&S लिखा हुआ होगा।
तो आपको क्या लगा सर ने गलत बताया, यहाँ पे तो यूटी आना चाहिए था, ये लोग क्यों एस लगा रहे? भिड़ गए वहां पे आप, बोले यहाँ पे यूटी लिखना होना चाहिए था, तुमने एस कैसे लगाया? अरे वो असेंबली वाला यूटी है। कौन सा वाला? असेंबली। असेंबली वाला मतलब प्रॉपर इलेक्शन होता है सब कुछ वहां पे, और फिर बाद में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। यूनियन टेरिटरी जैसा नहीं है कि प्रेसिडेंट स्ट्रेट हो गया वहां पे कि कुछ भी आप मन करेगा करोगे। ठीक है। एक फिर हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है IGST एक्ट। ठीक है। एंड एक है GST कॉम्पनसेशन एक्ट। आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है एंड ये नहीं है। ठीक है। वो फाइनल लेवल पे आता है, फाइनल लेवल पे तो ये भी नहीं है, फाइनल लेवल पे ये तीन ही है। ठीक है। तो सर क्यों SGST नहीं पढ़ना है? आप कहाँ पे हो? गुजरात में। टेक्निकली आपको 29 राज्यों के स्टेट लॉ पता कर सकते हो आप? नहीं, ये वाला सेंट्रल वाला याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। 29 राज्य अलग अलग, सबका माइंडसेट अलग अलग है, कैसे पता करेंगे? इसलिए उन्होंने बोला एस को रहने दो, क्योंकि इंडिया में एग्जाम, पूरे CMA का एग्जाम जो होगा ऑल इंडिया तो एक ही होगा ना। तो आप गुजरात में बैठ के आपको कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का क्या GST लॉ है वो आपको पता होगा? नहीं पता होगा ना, आप छोड़ के आ जाओगे। बोले ऐसा कौन पूछता है यार? अभी मैं आपको ऐसा पूछूं कि इंडिया का जो GST है और जर्मनी का जो GST है उसमें क्या अंतर है? बोले ये क्या बकवास है? बोले तुम जो कर रहे हो वो क्या बकवास नहीं है? वो भी तो बकवास ही है ना। ठीक है ना, उल्टे के सामने उल्टे बन गए आप, इसलिए नहीं पूछ सकते हो। सर ये GST, चलो IGST तो आपने बताया, GST कॉम्पनसेशन सेस क्या है? GST कॉम्पनसेशन सेस का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जब GST आया इंडिया में तब कुछ राज्य मुंह चढ़ा के बैठे थे। मुंह चढ़ा के बैठे थे मतलब नाराज थे। उनको ऐसा था कि जो पैसा हमें पहले मिल रहा था वो पैसा अभी हमें नहीं मिल रहा है। मतलब जब GST लाने वाले थे और जब हाँ बोला, कॉन्स्टिट्यूशन का मीटिंग हुआ, JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का मीटिंग हुआ, तब उनको कोई मुंह चढ़ाई नहीं थी उनका, तब ऐसा कोई नाराजगी थी नहीं। पर जैसे ही एक बार GST आ गया ना, तो नाराजगी आ गई कुछ स्टेट के अंदर। वो लोग नाराज हो गए, बोले हमारा राजस्व कम हो गया। राजस्व मतलब हमारा रेवेन्यू कम हो गया, हम पहले ज्यादा खुश थे अभी हम दुखी हैं। तो गवर्नमेंट को पता था ये रोना धोना तो चलता ही रहेगा। दिक्कत क्या है, रोना धोना चल रहा है तो अच्छी बात है, बंद हो जाए ना उस दिन तो दिक्कत बढ़ी है। समझ में आ रहा है? रोना धोना चल रहा है मीन्स यू आर लिविंग एक्टिव लाइफ, तो रोना धोना तो चलता रहेगा। तो अभी कुछ राज्यों ने जेन्युइनली एडमिट किया कि हाँ हमारा रेवेन्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। तो एक GST काउंसिल होता है। क्या होता है? GST काउंसिल। जो सारे, वो काउंसिल किससे बना हुआ है? तो GST काउंसिल के अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट मेंबर होती है। क्या होते हैं? मेंबर। और एक चेयरपर्सन होता है, वो एवरी क्वार्टर GST काउंसिल की क्या करता है? मीटिंग। आपने शायद सुना भी होगा कभी ना कभी, न्यूज़पेपर में आता है कि आज GST काउंसिल का मीटिंग था, उसमें उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं। कभी सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तभी मान लीजिए। तो GST काउंसिल ने एडमिट किया कि हाँ सही में लोगों का रेवेन्यू क्या हुआ है, कम। तो अभी मान लो कि रेवेन्यू कम हुआ है, तो अभी रेवेन्यू कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना। तो कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने कौन सा एक्ट बना दिया? GST कॉम्पनसेशन एक्ट। मतलब यहाँ पे हम ऐसे राज्यों को कॉम्पनसेट करेंगे जिनको GST आने से क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो उन्होंने क्या किया बताए? उन्होंने ऐसे गुड्स पे GST कॉम्पनसेशन सेस लगाना चालू कर दिया जो लग्जरी आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं? लग्जरी आइटम्स, या तो डीमेरिट गुड्स होता है। डीमेरिट गुड्स मतलब जिसको हम ज्यादा फेवर्ड नहीं करते, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो आप देखोगे तो अगर आप कोई लग्जरी आइटम लेने जाते हो ना, क्या लेने के लिए जाते हो? लग्जरी आइटम, तो उस पर क्या लगता है? GST कॉम्पनसेशन सेस। कौन सा सेस लगेगा? लग्जरी आइटम मतलब मान लो आप BMW लेने के लिए, BMW कार, गवर्नमेंट ने बोला बहुत इसके पास पैसे, लपेट लो इसको। समझ आ रहा है? मर्सिडीज लेने के लिए वही माइंडसेट, रॉयल रॉयल्स लेने के लिए गए, बोले इसको तो आप ठीक से लपेट। तो अभी क्या होता है पता है दोस्तों, अगर आप कोई लग्जरी कार लेने जाते हो ना, तो कार के ऊपर कितना GST आपको पता है? बोले सर हमने खरीदी नहीं है, नहीं पता। जब खरीद लिया तब बात करना। तो अगर आप कार खरीदने जाते हो ना, तो मैंने कल आपको शायद शायद 4 फ्लोर रेट बताए थे, 5, 12, 18, 28, ये 4 फ्लोर रेट्स है।
उसमें जो महंगी आइटम है, जो इतना नेसेसिटी वाला आइटम नहीं है, उस पर 28% ही लगता है। तो कार नेसेसिटी है कि लग्जरी है, आप बताओ। तो रेट कौन सा वाला है? समझ आ रहा है मैं क्या, ये 5 12 ये थोड़ी याद थोड़ी रखना, थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस लगा। जैसे नेसेसिटी वाला आइटम होगा ना, तो उस पर जीएसटी या तो 5 होगा या ज्यादा से ज्यादा 12। जैसे जो पाँव में आपने शूज या चप्पल पहने वो ऐसे नेसेसिटी है, बट एक बार नहीं भी होगा तो चलेगा। तो कितना परसेंट उस पर? 12, मतलब बीच का होगा तो 12। समझ में आ रहा है? पर अगर नेसेसिटी वाला होगा तो 5। ये शुगर लेने जाते हो, शुगर, तो शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो शुगर पे कितना है? 5%। ठीक है, वो सब आएगा धीरे धीरे, ठीक है। पर कार क्या है, नेसेसिटी है कि लग्जरी है? तो कार के ऊपर जीएसटी आप बताओ कितना लगेगा? इवन टू व्हीलर भी लेने जाओगे तो भी क्या, 28 है। टू व्हीलर एक हद तक मेरे हिसाब से नेसेसिटी है, पर उसमें एक लिमिट रेंज कर देना चाहिए कि अब 1 लाख वाला टू व्हीलर होगा ना तो जीएसटी रेट कम, बट तुम लोग 5 लाख का टू व्हीलर, 10 लाख का टू व्हीलर तो फिर 28 आया समझ में। 1 लाख से ऊपर वाला टू व्हीलर होगा तो कितना? 28। अमीर लोग है ना तो ज्यादा लपेट हो गए। पर अगर आपने कौन सा वाला कार लिया, लग्जरी कार, लग्जरी कार की डेफिनेशन ब्रांड पे नहीं होता है कि लग्जरी कार मतलब बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी या फिर रॉयल्स रॉयस हो गया या फिर कोई भी कार हो गया महंगा वाला। उन्होंने लग्जरी कार को उन्होंने डिफाइन किया कि लग्जरी कार किसको बोलते हैं। तो अगर लग्जरी कार होगा तो ये 28 तो लगेगा, प्लस 15 अलग से देना पड़ेगा। मतलब लग्जरी कार पे कितना लगेगा? 43। वो कार की लेंथ पे भी डिसाइड होता है। जैसे ये मान लो कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट ये मान लो कार हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसा थोड़ा होता है। ये कार हो गया आपका, ये इधर से अपने ने ये कार बनाया, इधर 4 पहिए, उस तरफ 2 है, इधर आगे 2 है। ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना, आप इमेजिन करो, उस तरफ 2 है ना, इस तरफ से देख रहे हो तो 2 वाले उस तरफ हो गए। तो अभी वो कार की लेंथ जो होती है ना, कार की लेंथ वो ऐसे मेजर नहीं की जाती दोस्त। कार की लेंथ जो होता है ना वो ऐसे मेजर की जाती है। जैसे मान लो, जैसे टीवी है, तो टीवी का जो ये 55 इंच का टीवी है, तो अभी आपको शायद समझ आ जाएगा, ये 55 इंच का टीवी। तो लेंथ जो होती है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर नहीं की जाती, वो इस पॉइंट से लेकर इस, ऐसे वो लोग मेजर करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये शायद हो सकता है कि कम हो। तो जैसे बड़ा वाला गाड़ी है, लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, मर्सिडीज जी वैगन लिया, गवर्नमेंट बोले बैठने से पहले टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कितना? तो मान लो 5 करोड़ का रॉयल्स रॉयल्स लिया है, तो उसमें 43% तो क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। मतलब कितना हो गया जीएसटी? 5 करोड़ का 43% मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ 15 लैक्स। 2 करोड़ 15 लैक्स तो आपको क्या देना पड़ेगा जीएसटी? मतलब वो कितने में पड़ेगा रॉयल्स रॉयल्स? 7 करोड़ 15 लैक्स। वो भी इंडिया में बना होगा तो। अगर इंपोर्ट किया मान, तो वो लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, बोले इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी उस पर 20% है। कितना? 20, मतलब 20 वो लोग लेंगे, 43 ये लोग, 63% तो क्या हो गया? टैक्स ही हो गया। और टैक्स का कंपोनेंट तो देखो कितना है, 2 करोड़ 15 लाख। इसमें से 2 मर्सिडीज आ जाएगी। होंडा सिटी तो 10-12 आ सकती है, वो भी टॉप मॉडल वाला, 12 तो आ ही जाएगी मेरे हिसाब से, 2 करोड़ 15 लाख। और वो टाटा नैनो है, वो पूरा बारात लेके टाटा नैनो तो पूरा का पूरा बारात निकलेगा ना, पूरा का पूरा बारात लेके निकलोगे रास्ते पे, आपका पूरा, आपका ही आपका क्या होगा, वर्चस्व होगा। समझ में आया ना, वो काफिला निकला है जैसे, है समझ में। तो ये जो लग्जरी आइटम है ना, उसमें से वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, लग्जरी आइटम में से वो जो स्टेट का नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई ये लोग किसमें से करते हैं? लग्जरी आइटम में ज्यादा जीएसटी लेकर, इसलिए उसको कहा जाता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। समझ आ रहा है? उन्होंने खुद की जेब से निकाल के नहीं दिया, जिन्होंने, जिनके पास ज्यादा है उन्होंने खुद की जेब से निकाला, बोले ज्यादा आया तो क्या हुआ, ज्यादा आया तो आया, तुम्हारे पास कम आया तो हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला, बोले जो लोग अमीर है ना
जो ये मर्सिडीज लेते हैं या BMW लेते हैं उनको जाके पकड़ो और उनको बोलो तुमको अगर कार चाहिए तो 28% तो बेसिक वाला GST है, 15 ऊपर से देना। अभी वो डिपेंड करता है कार की लेंथ के ऊपर, 15 भी उसमें मैक्सिमम है। अगर कार की लेंथ उससे कम है तो 7% भी है कुछ जगह, तो 35% होता है। समझ में आ रहा है? हैचबैक है मान लो, सेडान नहीं है, तो उसका GST एडिशनल कम रहता है। SUV लिया पूरा, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट बोलता है कि इसका ज्यादा है लेंथ, तो हम ज्यादा वाला लेंगे। डीमेरिट गुड्स मतलब मान लीजिए कि ऐसे गुड्स जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, जैसे पान मसाला, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, एडिएटेड ड्रिंक्स हो गए, उसके ऊपर वो लोग क्या लगाते हैं, ये पेप्सी, जो पेप्सी वगैरह होता है, ठीक है ना, या फिर मान लो कि कोई भी ब्रांड का है, तो उस पर थोड़ी ना है, तो पानी ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ फ्लेवर ऐड किया होता है, तो इतना ज्यादा क्यों पैसे होता है? क्योंकि उसके टैक्स का कंपोनेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ आ गया? ठीक है, सो ये ध्यान रखें। तो हमें क्या पढ़ना है आपके सिलेबस में से, GST में से, वो एक है कौन सा, CGST जो हमें पढ़ना है, और दूसरा हमें कौन सा वाला पढ़ना है, CGST, और दूसरा कौन सा, IGST। ये दोनों ही हमें रीड करने हैं। उसमें भी C ही पढ़ना है, I तो एक चैप्टर है छोटा सा, IGST। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉम्पनसेशन आप कलेक्ट करके किसको दोगे? जिस स्टेट को GST में आने से क्या हुआ था, नुकसान हुआ। अभी ऐसे ओरल नहीं बोलोगे कि मुझे नुकसान हुआ, काउंसिल क्या बोले, चल हट इधर से, नुकसान मतलब क्या बताओ, ऑन पेपर रिकॉर्ड ऑडिट करवा के लाना पड़ेगा कि देखो नुकसान सही में हुआ है। प्रोजेक्टेड फिगर्स थोड़ी ना होगी कि एक्चुअल फिगर होगी। प्रोजेक्टेड बोले हमारे पास इतना टैक्स होता, तो सेंट्रल क्या बोलेगा, रहने दे, हमारे पास इससे ज्यादा होगा। तो वो सब बाद में, वो जो मोहल्ले वाली बात होती है वो करा रही। समझ में आ रहा है ना? वो जो गली नुक्कड़ पे बात होती है, वैसी वाली बात आप कर रहे हो। देश चलाना है ना, GST बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। 28 और 15 सीधा सेंट्रल के पास जाता है, 28% और 15% सीधा सेंट्रल के पास। नहीं नहीं, आधा आधा जाएगा ना, 28 तो जाएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा आधा करेंगे। 15% जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, जो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अभी उसका कोई लिस्ट नहीं है कि ये गवर्नमेंट नुकसान कर रही है, वो तो आपको क्वार्टर वाइज क्या करना है, चेक करना है कि किसको नुकसान ज्यादा होगा। कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास। समझ में आ रहा है? वो तो फिगर्स आपको हर बार क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी उसके बाद। और 5 साल तक ही उन्होंने कॉम्पनसेट करने की बात की। कितने साल तक? 5। 2023 आखिरी साल है, उसके बाद बंद, कोई कॉम्पनसेट करेंगे नहीं, अपना अपना देखो बात। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका कोई रेशियो नहीं, मैंने क्या बोला, जो अमाउंट हमारे पास 15% की आएगी, फिर वो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द स्टेट्स। समझ में आ रहा है? तो 15% ऐसे नहीं है, वो लोग ले लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। महाराष्ट्र है वो सफर नहीं कर रहा, तो नहीं मिलेगा लिया 15%, गुजरात कर रही है तो उसको दे देंगे। हाँ, पर पूरा का पूरा नहीं देंगे। 4 लोग सफर करे तो 4 लोग जितना लॉस सफर करे उसके रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, तो सप्लाई किसको कहा जाता है, ध्यान देना, इसमें से 4 से 5 मार्क्स का आएगा। सर 2023 के बाद 15% बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, कॉम्पनसेट करने का बंद होगा, टैक्सेस बंद थोड़ी करेंगे। आ रहा है तब तक दे रहे हैं लोग, तो क्या दिक्कत है? अब आप किससे लोगे, बेसिक पब्लिक से ले लो, मतलब नॉर्मल पब्लिक से ले लो। जिसको मर्सिडीज लेना है उसको लेना है, आ रहा है समझ में? जिसको मर्सिडीज लेना है उसको लेना है, तो हम क्यों टैक्स कम करें? 28 और 15 तो चलता ही रहेगा ना, ठीक है, वो टैक्सेस बंद नहीं होंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। फिर रेवेन्यू आधा आधा कर लेंगे ना, 7.5 7.5, जो भी मिलेगा सब, मतलब जो भी लूट के लाएंगे वो आधा आधा ही करेंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप क्या बोल रहे हो, लग्जरी कार, और उसके अंदर 40 लाख से ऊपर का कार लग्जरी, हाँ 40 लाख से ऊपर का कार होगा तो क्या बोला जाता है, लग्जरी। आया समझ में? ब्रांड बेसिस पे थोड़ी होता है,
मान लो मर्सिडीज वाले ने कोई छोटा कार निकाला 20 लाख वाला, जो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत छोटा वाला कार होगा ना, तो उसमें थोड़ी एडिशनल जीएसटी लगेगी। ठीक है ना, 28% भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कार लेने के लिए जाते हो, 15 लाख का भी कार लेते हो, तो 28% आप करोगे तो 3 लाख के आसपास तो आपका क्या हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सप्लाई की बात करें, ईवी पे टैक्स रेट अलग है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप लेने जाते हो तो उसके टैक्स रेट्स अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। सेक्शन के साथ याद रखना है। सेक्शन नंबर इसका कौन सा है, सेक्शन नंबर कौन सा है, 7। क्या है, सेक्शन नंबर 7। सो सेक्शन 7 कौन से लॉ का, कौन से एक्ट का दोस्तों, आईजीएसटी एक्ट का नहीं, कौन से एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 उन्होंने बताया। तो पहले ना मैं एक टेबल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है ना। वो टेबल आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, कॉपी। ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा सब। सेक्शन 7 में उन्होंने डिफाइन किया है कि सप्लाई मतलब क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या सप्लाई होना क्या चाहिए, बताओ। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा वैसे ही सर्विस को भी ऑनलाइन वालों को क्या बता रहे हैं आप लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या बोला आपने, सर्विस, सर्विस का यहाँ से वहां तक। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा, दोनों का हो सकता है। आप सिर्फ सर्विसेज को लेके नहीं बोल सकते कि सप्लाई हुआ है। टू प्रोवाइड समथिंग, टू प्रोवाइड समथिंग इन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, टू गिव अप समथिंग। आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो, कोई सामान लेने के लिए आएगा तो आप गुड्स क्या करोगे, सेल करोगे ना, तो उसके ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, जीएसटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। सेक्शन 7 के अंदर 3 सबसेक्शन, क्या है, 3 सबसेक्शन। ध्यान देना, ये स्टार्ट हो गया जीएसटी, क्लियर, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ वहां हुआ थोड़ा बहुत तो एग्जाम में उसकी इंपैक्ट दिखाई देगी। ठीक है, सेक्शन 7 में 3 सबसेक्शन है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। 3 सबसेक्शन है। पहला है सबसेक्शन 1, फिर है 1A एंड फिर है सबसेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में उन्होंने बताया है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई मतलब क्या होता है, अगर आप गुड्स को क्या करते हो, सेल करते हो। गुड्स को क्या करते हो आप, सेल करते हो, या फिर आप गुड्स को क्या करते हो दोस्तों, गुड्स को अगर आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। ठीक है, बट सेल, एक्सचेंज, या तो फिर आप उसको क्या करते हो, ट्रांसफर। ठीक है, और प्लस उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। उसके अंदर क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, कंसिडरेशन, प्लस वो क्या होना चाहिए, किस पर्पस के लिए होना चाहिए, किस पर्पस के लिए होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सबसेक्शन 1 पूरा है। क्या बोला मैं, आप गुड्स या सर्विसेज को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या उसका एक्सचेंज कर रहे हो, या उसको ट्रांसफर कर रहे हो, किसके लिए, और वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, फर्दरेंस के लिए, मतलब बिजनेस की तरक्की के लिए। जैसे मान लो आई एम अ बिजनेसमैन,
बट आई एम सेलिंग माई सेकेंड हैंड स्मार्टफोन, जो मैंने सेकेंड हैंड लिया, नया भी नहीं है, तो बताओ क्या होगा? क्या उस पर जीएसटी लगेगा? दो आई एम जीएसटी पर रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या स्मार्टफोन बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं। तो जो गुड्स आप अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हो उसी पे जीएसटी लगेगा ना। कोई दुकानदार है, उसमें उसकी दुकान पे फ्रिज रखा हुआ है, अभी वो फ्रिज है 5 साल पुराना हो गया, अभी वो उसको बेच रहा है, तो वो गुड्स बेच रहा है कि फिर अपनी जो असेट है उसको बेच रहा है? तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए बेच रहा है कि सिर्फ स्क्रैप में दे रहा है? बट मान लो कि आपका आपका बिजनेस ही फ्रिज बेचने का है, तो फिर आप फ्रिज किस पर्पज के लिए बेच रहे हो? ये रोज का काम है ना, तो उसके ऊपर तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। मान लो कि कोई बहुत बड़ा जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपने घर पे जो टेलीविजन था उसको बेच रहा है, तो क्या लगता है? जीएसटी लगेगा उसके ऊपर? क्या वो एक्टिविटी या वो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो रहा है? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीएसटी इज अ बिजनेस टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? जब बिजनेस करते हो तब टैक्स पे करना है, नहीं करते हो तब नहीं पे करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कुछ टैक्स क्या होता है, पर्सनल नेचर के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स, बिजनेस टैक्स नहीं। तो पर्सनल टैक्स का मतलब क्या होता है? क्या बिजनेस करो ना करो, कुछ भी करो, इनकम हुआ तो क्या देने का? टैक्स दे देने का। जीएसटी कब लगेगा? जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तब लगेगा, कि बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तब लगेगा? बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तब लगेगा। समझ में आ रहा है? आपने कुछ छोटा मोटा 5,000 रुपए का घर के अंदर सामान था, बेच दिया, तो फिर क्या लगता है? जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट आपसे आके ऐसे बोले, इतने तुम्हारे खराब दिन आ गए, 5,000 पे जीएसटी लेने आ जाते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसा मुंह पे चिपका दिया आपने उसको। तो टेक्निकली हम ले नहीं सकते। तो कोई भी एक्टिविटी, ध्यान से समझना, फिर लिखने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सेल होता है। एनी एक्टिविटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्टिविटी की जगह क्या लिख देते हैं अपने? एनी एक्टिविटी जिसमें क्या इन्वॉल्व है? कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, और साथ में क्या इन्वॉल्व है? बिजनेस का एक्सपांशन इन्वॉल्व, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। मेरा फोन बेचने का बिजनेस है, तो फोन बेचने का बिजनेस होगा तो फोन बेचने के लिए पैसा तो चार्ज करूंगा ना। समझ में आ रहा है? और जो कर रहा हूँ वो किस पर्पज के लिए? बिजनेस के फर्दरेंस के लिए। समझ आ रहा है? अभी मान लो दुकान में जो स्क्रैप पड़ा हुआ था, पस्ती पड़ा हुआ था, वो हमने दे दिया स्क्रैप में किसी, तो लगेगा उस पर जीएसटी? समझ आ गया? ये क्या है? सबसेक्शन 1। ध्यान देना। फिर हम बाद में सब डिटेल में करेंगे, ठीक है ना? ये सिर्फ मैं आपको टेबल बता रहा हूँ कि क्या है सेक्शन 7 के अंदर। फिर दोस्तों उन्होंने सबसेक्शन 1A डिफाइन किया है। सबसेक्शन 1A किसके बारे में बात करता है? तो सबसेक्शन 1 बात करता है, एक शेड्यूल उन्होंने दिया है, शेड्यूल नंबर कौन सा है? 2। ध्यान देना, शेड्यूल नंबर कौन सा है? 2। शेड्यूल नंबर 2 में उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि एक्टिविटी treated as a supply of goods or supply of services। मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किस बात को लेकर होता है? कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक सबसेक्शन बनाया। कौन सा सबसेक्शन? 1A। उसमें उन्होंने कौन सा शेड्यूल बनाया? शेड्यूल 2। तो सर उसमें क्या फर्क पड़ता है? सप्लाई तो आखिरकार सप्लाई होता है, बट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट हो सकता है कि वो सप्लाई ऑफ क्या हो? सर्विसेज। क्योंकि आपको पता चल गया कि जीएसटी लगेगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? कितना लगेगा? वो भी तो पता होना चाहिए ना। आपको पता है कि जीएसटी लगेगा, पर आपको ये नहीं पता 5, 12, 18, 28 कौन सा लगेगा। तो आपको उसको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना कि वो गुड्स है या सर्विस। जैसे अगर गुड्स कैटेगराइज होता है तो 5% जीएसटी, अगर सर्विस कैटेगराइज होता है तो 18% जीएसटी। तो आप तो हमेशा क्या चाहोगे? कि 5% ही हो। तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। जैसे सॉफ्टवेयर है मान लो, तो सॉफ्टवेयर क्या है आपके अकॉर्डिंग? सॉफ्टवेयर क्या लगता है आपको? गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है। कितने लोग गुड्स बोलते हैं? सर आप ऐसे पूछ रहे हो तो गुड्स ही होगा। क्या लगता है आप?
सॉफ्टवेयर में उन्होंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर गुड्स भी है सर्विस भी है। तो उन्होंने क्या बोला, अगर टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, टेलर मेड मतलब आप अपने फोन में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो टेलर मेड होता है ना, टेलर मेड मतलब बनाया हुआ पहले से, कि आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऐसा वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे बना के दो, बोला फ्री में कुछ नहीं होता, बाकी इधर से भगा दिया आपको। तो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होगा और आप 100 रुपए का या 150 रुपए का सॉफ्टवेयर ले रहे हो, तो वो क्या है, वो सर्विस नहीं है, वो क्या है, गुड्स। पर अगर मान लो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, कस्टमाइज करवाते हो, तो वो क्या है, सर्विस। तो आपको पता था ऐसा कि सॉफ्टवेयर टेलर मेड होगा तो गुड्स है, और मान लो बना के देगा तो सर्विस है, नहीं। मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, वो क्या लगता है आपको, खाना आप खा रहे हो वो है तो गुड्स ही ना। पर उन्होंने क्या बोला कि वो गुड्स नहीं है, वो क्या है, सर्विस। क्योंकि खाना बना के देने का ना, कौन से टाइम पे कौन सी चीज ऐड करने की वो पता होना चाहिए, वो स्किल है, तो वो सर्विस हो गया। तो उन्होंने कैटेगराइज किया है कि इसको सर्विस कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, गुड्स। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो उन्होंने कहाँ डिफाइन किया है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, कि इसको देखो, तुमको पता चल गया कि सप्लाई हो गया, कैसे पता चला, किससे, किससे, सब सेक्शन 1 से। बट अभी ये पता करना है कि कौन से नेचर का सप्लाई है, सर्विस वाला है या गुड्स वाला है, तो वो आपको कौन गाइड करेगा, 1A। समझ में आ रहा है। बोले सर छोड़ो ना, क्यों कर रहे हो, अरे उसलिए कर रहे ताकि हमें एग्जैक्ट रेट मालूम चले कि हमें कौन सा जीएसटी का क्या लेना है, रेट लेना है। फिर आता है दोस्तों सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में उन्होंने क्या बोल दिया पता है, मैं थोड़ा लेमन लिखता हूँ यहाँ पे। सबसेक्शन 2 में उन्होंने क्या बोल दिया, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट मतलब उन्होंने शेड्यूल नंबर 3 बता दिया। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या, नो जीएसटी, मतलब ये जो लिस्ट है ना उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पे क्या लगेगा दोस्तों, जीएसटी लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो सर्विस है ही नहीं, ना ही वो गुड्स है, इसलिए उस पे जीएसटी लगाना नहीं। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ कुछ, फिर बाद में मैंने बोला ना 2 पूरे लेक्चर चाहिए इसको खत्म करने के लिए। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए, और सर्विस रिसिपिएंट कौन हो गया, वो आपका कौन हो गया, एम्प्लॉयर। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब आप कर रहे हो तो क्या आप अपने एम्प्लॉयर को बिल रेज करोगे जीएसटी वाला, नहीं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जो सैलरी आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो सैलरी मिल रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा नहीं। क्यों, क्यों सर नहीं लगेगा। अभी देखो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। बट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल टू एजेंट है। क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का प्रिंसिपल है कि एजेंट है, एजेंट, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो इन दैट केस देयर इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज मिसिंग, इसलिए उस पर कोई जीएसटी लगेगा नहीं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे कोई जीएसटी लगता नहीं। जो सर्विसेज दोस्तों, जो सर्विसेज एमपी एमएलए, ठीक है, या तो फिर गांव का कोई पंचायत हो गया, वो लोग जो सर्विसेज देंगे ना उस पर भी कोई जीएसटी लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो लोग कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। उसके अलावा और कोई सर्विस दे ही नहीं सकता। बात समझ आ रही, इन सब पे जीएसटी लगेगा नहीं। ऐसी टोटल 9 चीजें हैं जिसपे उन्होंने जीएसटी लेने से क्या बोल दिया है, ना बोल दिया है। जैसे मान लो इस पे भी जीएसटी, इस पे कैसे लगाओगे जीएसटी यार, फ्यूनरल पे कैसे जीएसटी लगेगा। इंसान जा रहा है, उसको चैन से जाने तो दो, उसमें भी तुम पकड़ के रख रहे हो उसको, पूरी जिंदगी तो परेशान किया उसको, जब गया तभी भी शांति नहीं है उसको। तो उन्होंने लिखा है ऐसा, आपने क्या बोला
सब पे जीएसटी लगाएंगे, तो जिस पे नहीं लगाओगे उसका लिस्ट देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने लिस्ट दिया, बोले इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो लिस्ट दिया उससे फ्यूनरल की बात नहीं की है, तो इसका मतलब फ्यूनरल पे लगा सकते हैं ना। इसलिए उन्होंने फ्यूनरल ब्यूरल या तो एनी टाइप ऑफ क्या हो गया, केमाट्रोमा हो गया, तो उसके ऊपर हम कोई जीएसटी लगाएंगे। तो मान लो जो फ्यूनरल का प्लेस है वहां पे आपने 15,000 रुपये चार्जेस लिए, तो क्या लगता है जीएसटी लगेगा? वो 15,000 रुपये वाला जो ले रहा है ना आपसे, वो 15 + 18% जीएसटी करके। जैसे जीएसटी देखा आपने, उसकी तरफ 2 मिनट तक देखते रहे, बोले एक तो परिवार का सदस्य चला है और तुम लोगों को यहाँ पे जीएसटी की पड़ी है। ये जो है ना फ्यूनरल जिसका चल रहा है, तेरा बाजू में फ्यूनरल लगा दो। ये देख रहा है 50 लोगों का जुड़ना है, सब लोग पटक देंगे, सब लोग मिल गए यहाँ पे जीएसटी लगाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है जाने दो, किसी को किसी की नेगेटिव एनर्जी क्यों लेना फालतू में। बाद में पता चला कि किसी का आत्मा भटक रहा है, जीएसटी की ऑफिस पेंडिंग है, बोले तुम लोगों ने हमसे क्या लिया जीएसटी। तो फ्यूनरल हो गया या फिर कोई भी क्रेमाटोरियम हो गया या फिर कोई भी ब्यूरल एक्टिविटी भी हो गया, तो उस पर कोई जीएसटी लगेगा नहीं। मान लो आप कहाँ पे गए, कोर्ट में गए, आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप न्याय मांगने के लिए गए, उन्होंने 500 रुपये आपसे चार्ज किया कोर्ट फीस। ऐसे चार्ज तो करेंगे ना, थोड़ा नॉमिनल तो करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग टाइम पास के लिए आ जाएंगे। तो 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये आपसे चार्ज किए, कोर्ट हो गया या ट्रिब्यूनल हो गया, तो क्या लगता है लगेगा जीएसटी? लगेगा जीएसटी? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि वो लोग कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं कि वो उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटीज को परफॉर्म, तो उस पर कोई जीएसटी लगेगा। समझ आ रहा है? और जीएसटी उस पर लगाओगे तो कोर्ट को बोलोगे सर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बोले क्या बोला, वापस रिपीट कर। बोले सर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बोले यहाँ बैठा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है, बैठा हूँ ना, पूरा का पूरा जीएसटी उखाड़ के फेंक दूंगा, समझा? तेरे जैसे बहुत आए इधर, रहने दे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको मत छेड़ो तुम, इसको रहने दो, जुडिशियरी है, फिर लोचा हो जाता है। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो आप पासपोर्ट निकलवाने गए या फिर किसी एक्ट के अंदर लाइसेंस निकलवाना है आपको, तो क्या लगता है जीएसटी लगेगा उस पर? 1500 रुपये मान लो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में पे किया एज अ पासपोर्ट फीस, तो क्या लगता है जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों? वो अपनी ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। सर्विस प्रोवाइड करे मतलब मार्केट में उसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा तो सर्विस बोलोगे ना। मार्केट में है कोई ऑल्टरनेटिव? कोई दे रहा है आपको पासपोर्ट बना के? क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा पासपोर्ट बना के दे रहे हो किसी को, जाली पासपोर्ट, कोई भी कंट्री का मिलेगा, पाकिस्तान का चाहिए, श्रीलंका का चाहिए, बांग्लादेश का चाहिए, सारे पासपोर्ट बना के देते। समझ में आ रहा है? चाइना का भी मिलेगा, जाना है तो चाइना का भी मिलेगा, समझ में आ रहा है? युगांडा का भी मिलेगा, सारे पासपोर्ट हम बना के देते हैं, सारे के सारे पासपोर्ट। तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। तो ये पासपोर्ट वाला मान लो पासपोर्ट का 1500 रुपये लेगा, तो आपको क्या लगता है 1500 रुपये में वो अमीर हो जाएगा या आप गरीब हो जाओगे? नहीं। वो किस लिए ले रहा है? बिकॉज ऑफ सब चार्ज, तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। आप ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने गए, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ में जो फीस चलता है उसका पे किया, लगता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसका कोई है मार्केट में ऑल्टरनेटिव अवेलेबल? गुड्स एंड सर्विसेज का तो होता है ना मार्केट में ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, तू नहीं तो कोई और। बट इसका है कोई ऑल्टरनेटिव? पासपोर्ट वाले के साथ झगड़ा करके आया, तू नहीं तो कोई और। बोले कौन है और बता बता, चल कौन है। पकड़ के जा रहे हैं उसको। ठीक है, मान लो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी का फीस पे करना है, कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए आरओसी का फीस देना पड़ेगा ना। तो आरओसी वाले आपसे जीएसटी मांगे? नहीं मांग सकते ना, क्योंकि वो कौन सा फीस ले रहे हैं, स्टैट्यूटरी नेचर। कौन सा? मान लो यहाँ से लेक्चर खत्म होने के बाद निकले, 1000 रुपये पेनल्टी पे किया, सिग्नल तुला चालान काटा 1000 रुपये का, क्या लगता है जीएसटी लगेगा कि नहीं? बोले सर सर्विसेज दे रहे, बोले क्या दे रहे? सर्विसेज दे रहे तो जीएसटी तो देना पड़ेगा। पकड़ लिया, मतलब ऐसे सिग्नल बंद होने वाला था तब तक नहीं दिखा, तो जैसे सिग्नल थोड़ा एकदम से प्रकट हो गया तो 1000 रुपये का चालान काटा। क्या लगता है आपको? फाइन्स एंड पेनल्टीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सुधारने के लिए लगाया जाता है। सर्विसेज तो बार बार ली जाती है ना, तो बार बार पेनल्टी पे करोगे, सुधरेगा नहीं कभी, वो वाली बात हो गई। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज पे भी कोई जीएसटी लगेगा? नॉर्मली हमें ऐसा होता है ना, मैंने
पहले भी शायद बताया कि हमारे यहाँ उल्टा होता है, जैसे 3 लाइट होता है, बोला था ना मैंने आपको, ग्रीन येलो एंड क्या होता है, रेड। ग्रीन वाला मतलब जाना है, येलो वाला मतलब स्लो करो, एंड रेड वाला मतलब रुक जाओ। बट अपने में ऐसा नहीं था, येलो देख के थोड़ा गाड़ी और स्पीड बढ़ जाए, पीछे वाला बोलता है कि चल निकल ले निकल जाएगा। उसका ध्यान एकदम से वो मतलब वो होता है ना कि जैसे आपने को कुछ टारगेट अचीव करना है, वैसा वाला होता है कि जैसे ग्रीन हो गया 2 सेकंड भागी, बोले निकल जाएगा। नॉर्मली येलो का इंडिकेटर नहीं होता है कि भाई ग्रीन से अभी रेड होने वाला है, इन बिटवीन हम 4-5 सेकंड का आपको विंडो दे रहे हैं, गाड़ी को रोक लो ताकि एक्सीडेंट ना हो। पर अपने यहाँ ऐसा नहीं है, और जिसका सिग्नल स्टार्ट होने वाला है वो भी थोड़ा वेट करेगा, कोई आ तो नहीं रहा है। फिर वो देख के गाड़ी निकालता है। तो ये मान लो सिग्नल थोड़ा पकड़ लिया तो लगेगा जीएसटी, नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव लिस्ट मतलब समझ में आया ना? नेगेटिव लिस्ट मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, सर वो प्रॉपर तो सर जो सर उसको नहीं रजिस्ट्रार फीस पे नहीं लगेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो दोस्तों, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, फाइल शेयर करिए। हाँ मैं कल भेज देता हूँ वो वाला।